सियासत जमकर करो, प्रभु राम को तो बख्श दो। प्रिय का खाना ही होता है। क्या उस समय में आप जिंदा थे? सोची समझी इनकी साजिश है। तेजस्वी यादव जी का बयान बचकाना और हास्यास्पद है। ईडी है तैयार, केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग से दूर रखने की मंशा है भाजपा की। यही डर दिखाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। इंडिया के तार जुड़ने से पहले टूटने लगे। और आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की डिटेल पड़ताल की। सबसे पहले बात करेंगे 2024 के चुनावी समर में क्या भगवान राम सियासत के केंद्र में आ गए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता बार बार भगवान राम को लेकर बेतुके बयान दे रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या यह बयानबाजी लोकसभा चुनाव में इंडिया के लिए घातक साबित हो सकती है? दूसरी खबर, इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। ईडी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में नोटिस को लेकर छिड़ी तकरार की बात करेंगे। ईडी के 3 बार नोटिस भेजने पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए, तो क्या अब यह मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं? तीसरी खबर होगी इंडिया को लेकर, जहां दरारें नजर आने लगी हैं। नेताओं के बीच बढ़ती हुई जुबानी जंग एक अलग मोड़ लेती जा रही है। क्या गठबंधन में शामिल टीएमसी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच खाई तो नहीं खिंच रही है? सभी खबरों का सटीक विश्लेषण करेंगे। हर खबर और उससे जुड़े सवाल पर सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। रांची से अभिषेक उपाध्याय को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं और जैनेंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और बड़ा अपडेट यह है कि भगवान राम के नाम पर सियासत तेज हो चुकी है। इंडिया के नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पैर कटेगा तो कहां पर जाओगे? पंडित जी को दिखाओगे, मंदिर में जाओगे या फिर अस्पताल जाओगे? ये जो बयान है ये तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। तो भगवान राम को लेकर लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और ये जो विवादित प्रतिक्रियाएं हैं ये सामने आ रही हैं। इंडिया के नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। अब एक और बयान तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आया है। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बयान दिया और इसके बाद उनके बयान पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। आप भी सुनिए कि भगवान राम के नाम पर कैसे सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ चुका है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाओगे कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए? तेजस्वी यादव जी का बयान बचकाना और हास्यास्पद है। इंडी गठबंधन के सभी दल अलग अलग तरीके से सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी बयान देने में उनकी होड़ लगी हुई है। राम का मतलब इनको कौन समझाए? और यह सब वोट के लिए बोल रहे हैं। वह भी जानते हैं कि राम का मतलब क्या है, राम का महत्व क्या है। अब इसी खबर पर डिटेल में जानकारी देंगे आपको मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, देखिए, ये तो कुल मिलाकर साफ लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसका जो मुख्य केंद्र है वो कहीं ना कहीं भगवान राम नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र करती है कि हमने राम मंदिर बनवाया, और इधर विपक्ष की तरफ से जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 2024 के लिए विपक्ष खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है बार बार राम के नाम को लेकर बेतुके बयान देकर? अभिषेक पूजा, देखिए पूजा, उसका एक दूसरा पहलू भी है। मेरा ये मानना है और मेरी ये जानकारी भी है कि ये सब चीज़ें अनायास से नहीं हो रही हैं। तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना, अभी सुना। इसके पहले जो यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में बातें की जा रही हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में चीज़ें की जा रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है जो ये कहती है कि वो कास्ट का कॉम्बिनेशन वो चाहते हैं। वो अल्पसंख्यक प्लस एमबीसी, ओबीसी, इन सबको एकजुट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि इस रास्ते पर चलने से वो उनका कॉम्बिनेशन ज़्यादा एकजुट होता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिए किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह कितने सारे बयान दिए, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तेजस्वी यादव खुद ये बयान दे रहे हैं। इसके पहले एनसीपी में बयान आ गया है, जितेंद्र अवार्ड ने वो भी बयान दे दिया। तो ये बयान ये सोच समझ के दिए जा रहे हैं। उनका अपना
दूसरा जो एक वोट बैंक है, जो उनको लगता है कि बीजेपी का जो उग्र हिंदू वोट बैंक है या प्रखर हिंदू वोट बैंक है, वो उससे साबका नहीं रखता है, वो इससे ज्यादा मजबूत होता है। उनके साथ में अल्पसंख्यक और ज्यादा इकट्ठा होते हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं वो इकट्ठा होती है। तो ये एग्जैक्टली एक पॉलिटिकल पॉलिसी है जिसको अपनाया जा रहा है, और वही हमें नजर आ रही है। अभिषेक, कुल मिलाकर एक तरफ जाति का फैक्टर, एक तरफ धर्म का फैक्टर, लेकिन कहीं इसके बीच विकास का फैक्टर मिसिंग तो नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल। देखिए, अब भगवान राम के नाम कितने बदजुबान, यानी कि अभी तक कितनी बार विवादित बयान किस किस की तरफ से दिए गए हैं, उसकी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मस्जिद की जगह पर मंदिर बना देना यह कानून के खिलाफ है। वो एक इंसान है, हमें उन्हें इंसान की तरह ही देखना चाहिए। ये जो बयान है, ये एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से दिया गया, और ये पहला बयान आप देख रहे हैं। अभी और भी बयानों की लिस्ट है। राम मंदिर का दर्शन चुनाव के लिए कराया जा रहा है, 2 महीने ही दर्शन क्यों कराया जा रहा है? ये जो कांग्रेस के सांसद है अधीर रंजन चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया। अब देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पैर कटेगा तो मंदिर में पंडित जी को दिखाने के लिए जाएंगे या फिर अस्पताल में आप जाएंगे। भूख लगेगी तो मंदिर जाएंगे, वहां पर तो आपको दान देना पड़ेगा। यह तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया है। जो राम मंदिर बन रहा है वो गलत है, उसके बदले वहां पर यूनिवर्सिटी और फैक्ट्री बननी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। यह आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ये जो बयान है, इनकी लिस्ट लंबी है और लगातार राम के नाम को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जैनेंद्र के पास आपको सीधा लेकर चलते हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से एक के बाद एक ये जो बयान सामने आ रहे हैं, ये विपक्ष की तरफ से क्या करने की कोशिश है? जैसा कि अभिषेक भी कह रहे थे कि एक तरफ जाति फैक्टर को टारगेट करने की कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, विकास का फैक्टर इन सबके बीच मिसिंग हो रहा है 2024 चुनाव के अंतर्गत। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी बयान को हमें बेतुका कम से कम नहीं कहना चाहिए। कोई भी नेता अगर कोई बयान देता है तो उसके पीछे उसकी अपनी सोच होती है, उसके अपने समीकरण होते हैं, उसके अपने लक्षित वोटर वर्ग होते हैं। उसका तुक है या तुक नहीं है, ये वोटरों पर छोड़ देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि निश्चित तौर पर राम मंदिर एक का आयोजक की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा आयोजन है, और इसको लेकर के एक वर्ग अगर आस्था से ओतप्रोत बयान दे रहा है तो दूसरा वर्ग जो है वो उसमें अपने तरीके से अपना नजरिया रख रहा है। उसके पीछे जाहिर सी बात है, इस बहस में जो आपका मूल सवाल है कि विकास का सवाल छूट रहा है, वो निश्चित तौर पर बात विकास की होनी चाहिए। चुनाव का वक्त है, 5 सालों के कामकाज, बल्कि 10 सालों के कामकाज पर और आगे के रोड मैप पर विपक्ष का ब्लूप्रिंट क्या है, सत्ता पक्ष का ब्लूप्रिंट क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात राम मंदिर को लेकर हो रही है, उसमें अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी विचारधारा है, और उसको लेकर के सभी जो तमाम नेता है वो अपने अपने नजरिए से बात को लेकिन जैनेंद्र, इन्हीं तमाम बयानों की वजह से लोगों की आस्थाएं जो हैं वो आहत हो रही हैं, और इसी वजह से इन बयानों को बेतुका कहा जा रहा है। इंडिया के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। एनसीपी शरद गुट के नेता ने एक बार फिर से अभद्र बोल बोले हैं। जितेंद्र आव्हान के बेतुके बोल पर अब बवाल मच गया है। आव्हान के बयान पर साधु संतों में गुस्सा है। विवाद बढ़ा तो जितेंद्र ने माफी भी मांगी। हालांकि देखिए, पहले उन्होंने कहा था कि मैंने जो बात कही है मैं उस पर कायम हूं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विवाद बढ़ रहा है, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं, तो जितेंद्र आव्हान ने इस पूरे मुद्दे को लेकर माफी भी मांग ली। एक ऐसा बयान जितेंद्र आव्हान की तरफ से दिया गया जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हान का वो बेतुका बयान जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, आप वो सुनिए। संत समाज से लेकर सियासी गलियारे में भूचाल आ चुका है उनके इस बयान के बाद। सुनिए। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही होता है। नारायण साक्षात भगवान है, और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। ये इनको दिखता नहीं है शायद कि समाज के अंदर राम जी के प्रति कितनी आस्था है, और उस आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। ये सोची समझी, चाहे वो शरद पवार गुट हो या कांग्रेस दल हो, इनकी साजिश है।
और आइए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अंकित के पास। अंकित, जितेंद्र आव्हान की तरफ से पहले एक स्टेटमेंट दी जाती है, राम को लेकर एक बात कही जाती है, जिसको लेकर संत समाज से लेकर राजनीतिक गलियारे तक उन पर जो गुस्सा है वो लोगों का साफ नजर आता है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन अब जब इतने लोग उनके खिलाफ हो गए तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो कभी कभी गलती हो जाती है। इसके क्या मायने समझे जाए अंकित? देखिए, साफ तौर पर हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जितेंद्र आव्हाड जो है जिस गठबंधन का हिस्सा है वो गठबंधन कौन सा है। वो शरद पवार का गुट है, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस उसमें शामिल है। तो शिवसेना का यकीन मानिए, जितेंद्र आव्हाड ने जो बाद में माफी मांगी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद ही आके माफी मांग ली है। मुमकिन है कि जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है उसके नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज करवाई हो कि हमको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे का गुट है जो शिवसेना वाला, वो लगातार ये दावा करता रहा है कि राम मंदिर में हमारी आस्था है और राम मंदिर के लिए हमने भी आंदोलन किया है। तो यहां पर जितेंद्र आव्हाड ने तो माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि हाँ मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बाकी नेताओं का क्या? जो बाकी नेता लगातार एक एक करके बयान दे रहे हैं, आप यकीन मानिए बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा देते जा रहे हैं। बीजेपी भले ही कह रही हो कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धर्म और आस्था का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, एक तरह से ये जो कहा जाता ना कि बीजेपी की पिच पर आकर खेलने वाली बात है, तो बीजेपी की पिच पर ये लोग आकर के खेल रहे हैं और ऐसा होगा तो उसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को। बैठे बैठाए अंकित ये मुद्दा इन्होंने दे दिया है बीजेपी को घेरने का, और लगातार बीजेपी कर भी रही है। ईडी के नोटिस को लेकर बीजेपी पर किस तरीके से केजरीवाल भड़के हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे अरेस्ट करना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरी ईमानदारी, अब तक घोटाले में एक भी पैसा नहीं मिला, ये कहा उन्होंने। कहा कि समन गैर कानूनी है, हमने जवाब भेज दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें घोटाले में एक भी पैसा मिला नहीं है और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है वो है मेरी ईमानदारी, और बीजेपी मुझे अरेस्ट करना चाहती है। लगातार इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अरेस्ट करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। तो देखिए, अब आपको हम ये समझाते हैं कि ईडी आखिर इतने समन भेजने के बाद भी जब केजरीवाल पेश नहीं हुए तो अब ईडी कानूनी रूप से क्या कर सकती है। देखिए, 2 नवंबर 2023 को पहला समन जब ईडी ने बुलाया, केजरीवाल समन को गैर कानूनी बता दिया उन्होंने और वो वहां पर पेश नहीं हुए। फिर देखिए 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन ईडी की तरफ से भेजा गया और केजरीवाल वहां पर भी नहीं गए, उन्होंने विपक्षियों का हवाला दे दिया। अब आगे देखिए, जो तीसरा समन है वो 3 जनवरी 2024 को भेजा गया था जब ईडी ने उनको बुलाया, लेकिन केजरीवाल वहां पर भी नहीं गए, उन्होंने फिर से एक बार समन को गैर कानूनी करार दे दिया। हालांकि अब चर्चाएं ये हैं कि ईडी की तरफ से चौथा समन भी जारी किया जा सकता है, लेकिन सवाल वही है कि क्या चौथे समन पर अरविंद केजरीवाल पेश होंगे? क्या लग रहा है अभिषेक उपाध्याय? देखिए पूजा, यहाँ भी जो आप पूरी बात बता रही हैं ये दरअसल इसका भी एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, और हम जितनी भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन को एक किनारे कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो ना जा करके 2 काम कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेक्निकली क्या कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि PMLA के तहत ये होता है कि आप ईडी के सामने जाएंगे, आप जो भी बोलेंगे वहाँ पर वो बाकायदा वहाँ रिकॉर्ड पे आएगा और वो रिकॉर्ड आपके खिलाफ जा सकता है, चूँकि वो चीज़ें जैसे 164 में हम बयान देते हैं, कोर्ट में बयान देते हैं, कुछ वैसा ही सिस्टम वहां भी रहता है। तो टेक्निकली इससे बचना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइड ये है कि वो लगातार ये पुश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरे जो सहयोगी मंत्री हैं वो पहले ही जेल जा चुके हैं, मुझे भी जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो ये सिंपैथी लेने का केजरीवाल की अपनी स्टाइल है, और आज से नहीं, आप याद कीजिए शुरू से ही कभी माफी मांग लेना, कभी किसी बात को लेकर के खेद प्रकट कर देना, वो उस जो इमोशन की नब्ज है उस पर हाथ रखना चाह रहे हैं, और इसीलिए आज जो हुआ है ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक। इंडिया के बीच दरार की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस और टीएमसी के बीच जुबानी खटपट की खबरें। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर हमला बोला, ममता जी से कौन सीट मांग रहा है ऐसा कहना है अधीर रंजन चौधरी का, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, अब अलायंस के बीच कहीं ना कहीं ये नोकझोंक की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जुबानी हमला बोला जा रहा है, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है ममता बनर्जी को लेकर कि उनसे सीट कौन मांग रहा है और देश की सबसे पुरानी जो पार्टी है वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ये बयान अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दिया गया है। देखिए, 2024 में लोकसभा के चुनाव और कुछ ही समय बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ये जो गठबंधन है इसके बीच ये जो राजनीतिक जुबानी जंग की खबरें आ रही हैं सामने, उसको लेकर क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने, आप जरा सुन लीजिए। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए,
ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये वो नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो देखिए लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और ग्राउंड जीरो पर जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है, उनके पास आपको सीधा लेकर चलते हैं। जैनेंद्र, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके की खटपट की खबरें सामने आई हो, खासतौर पर ममता बनर्जी को लेकर। पहले भी इस तरीके के बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कहीं ना कहीं कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। क्या ये 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में लड़ाई के तौर पर इसको देखा जाए, या देखा जाए कि कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? जैनेंद्र, बिल्कुल, जो गांठें इंडिया गठबंधन की हैं उसमें पश्चिम बंगाल सबसे अहम राज्य है और वहां पर कांग्रेस के सामने तो धर्म संकट ये है कि अब तक उनका गठबंधन सीपीएम के साथ था, लेकिन अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करने में भलाई है। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाह रही है, वो 2 सीटें जिन पर कांग्रेस के फिलहाल लोकसभा सांसद हैं, और कांग्रेस कम से कम 5 सीटें चाहती है। और चूंकि बीते दिनों में ममता बनर्जी का बयान आया था कि वो अगुवाई करेंगी और गठबंधन की जरूरत नहीं है, अधीर रंजन चौधरी वहां प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। हालांकि चाहे वो टीएमसी टॉप लीडरशिप हो और कांग्रेस टॉप लीडरशिप हो, ये लोग संपर्क में हैं और कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि भले ही खटपट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में हो या बंगाल में टीएमसी के साथ हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार देने की जो रणनीति है उस पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सहमत हैं। और इसीलिए एक बहुत बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने रहेगी अगर इस तरीके के बयान 2024 चुनाव से पहले सामने आते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले। बड़ी जानकारी मिल रही है, इंडिया गठबंधन में 20 जनवरी तक सीट शेयरिंग का काम पूरा होगा। आज कांग्रेस की गठबंधन समिति मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद खड़गे घटक दलों से बातचीत करेंगे, तो कुल मिलाकर 20 जनवरी तक सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। यानी कि सीट शेयरिंग जो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है गठबंधन के लिए, उसका काम 20 जनवरी तक माना जा रहा है कि पूरा हो जाएगा। आज कांग्रेस की गठबंधन समिति खड़गे को इस बाबत रिपोर्ट सौंप देगी और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा गठबंधन के लिए, हालांकि कहा जा रहा है कि 20 जनवरी तक इसका काम पूरा हो सकता है। क्या अपडेट है हमारे पास इसको लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें तो कई पार्टियों ने 31 दिसंबर तक ये काम पूरा कर लेने का डेडलाइन दिया था, हालांकि वो संभव नहीं था। 15 जनवरी तक का भी एक डेडलाइन दिया गया था। अब कांग्रेस सूत्रों की तरफ से जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि 20 जनवरी तक सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 बड़े नेताओं की कमेटी बनाई थी, जिसने कांग्रेस के तमाम प्रदेश इकाइयों से बात की थी सीट बंटवारे को लेकर के और कांग्रेस के दावे को लेकर के। वो रिपोर्ट, गठबंधन वाली रिपोर्ट, आज खड़गे को सौंप देंगे कमेटी के नेता, और इसके बाद सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं यानी कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उनसे सीट बंटवारे पर तालमेल पर बात करेंगे और ये सारी कवायद 20 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने जानकारी दी है। हालांकि देखना यही है, जैसा हम और आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या बंगाल में ये हो पाएगा कामयाबी से, क्या दिल्ली में हो पाएगा, पंजाब में संभावना और नहीं लग इसी रही है, सवाल को आगे लेकर मैं अंकित महाराष्ट्र के में पास कैसे जाऊंगी। होगा? जैनेंद्र, फिर आपके पास आती हूँ। अंकित, जिस तरीके से इस बात का जिक्र जैनेंद्र भी कर रहे हैं और हम अभी लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और जिस तरीके से पहले खटपट की खबरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि गठबंधन के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी सीट शेयरिंग पर सहमति बनाना? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती संभवतः यही है। देखिए, बाकी इश्यूज पर आप बात कर सकते हैं, आप नाम पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कहां पर कौन लड़ेगा और कौन इसके लिए तैयार होगा? क्या कांग्रेस जहां पर जो वो ज्यादा बड़ी भूमिका में नहीं है वहां खुद को छोटे भाई की भूमिका में स्वीकार करेगी? उस पर बहुत सारे सवाल हैं। इसी का उदाहरण हमको देखने को मिला है केरल में भी, जहां पर राहुल गांधी की जो संसदीय सीट है वायनाड, उसको लेकर के जो है लेफ्ट पार्टी ने कह दिया है कि नहीं, राहुल गांधी को किसी और सीट पर लड़ना चाहिए। जब मैंने उस पर जो है कुछ लोगों से बातचीत की है तो पता ये चल रहा है, खासतौर पर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि लेफ्ट एक तरीके से दबाव बना रही है कांग्रेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो है कांग्रेस
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ में गठबंधन करने की तैयारी कर रही है, तो लेफ्ट चाहती है कि उसको एकोमोडेट किया जाए वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से तमाम राज्यों में यही जो परेशानी आएगी तमाम दलों के सामने, और ये इतना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि अब 20 जनवरी को इसको लेकर क्या ये आम सहमति जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं ये बन पाती है या फिर नहीं। और मैं इस पर अभिषेक का वर्जन भी चाहूंगी। अभिषेक, आप क्या सोच रहे हैं? आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। 20 जनवरी तक सहमति बन पाना और सभी पार्टियां खुश हो, संतोष में रहें, ये कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है अभिषेक? पूजा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारी जानकारी एक ये भी है कि एक फ्रेंडली फाइट जैसी सिचुएशन भी इमर्ज करने जा रही है। यानी जिन जगहों पर ये तय है कि वहाँ नहीं हो पाएगा बंटवारा, वहाँ कुछ फ्रेंडली फाइट भी सामने आएगी और उसका भी एक रास्ता निकाला जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि एक राज्य की असहमत का असर दूसरे राज्य पर पड़े या सेंट्रल तौर पर वो असर दिखाई पड़े। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही हार्ड बार्गेन होगा और कांग्रेस के लिए चैलेंज ये होगा कि वो किस हद तक त्याग करने को तैयार हो पाती, क्योंकि कांग्रेस से त्याग की उम्मीदें इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद सहयोगियों को बहुत ज्यादा हो गई हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अंकित, जैनेंद्र, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।